आप लोग का स्वागत है हमारे और आपके चैनल ऋतुराज स्टडी चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग फिजिक्स में 4 चैप्टर बात कर लिए, ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर। तो आज हम लोग मैथ का टेस्ट सीरीज बात करेंगे, जो ये 2011 में आए हुए क्वेश्चन है। 2011 में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी सिलसिले में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बात करेंगे। ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन बैंक अगर सोल्व कर लिया जाए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत एग्जाम में रोल अदा करता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहेंगे कि वक्त को आप थोड़ा वक्त दीजिए, वो आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। पहले आप वक्त दीजिए, उसके बाद आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। तो आपको थोड़ा वक्त को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में, देखिए जितने भी वर्गमूल में संख्या होता है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखिए √2/√2 ये कट जाएगा, √2/√2 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? 2। तो ये क्या हो गया? ये मेरा परिमेय संख्या, नीचे 1 छिपा रहता है, परिमेय संख्या। तो मेरा तो ऑप्शन यही हो गया, परिमेय संख्या कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो है, योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। ये देखिए √6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको 1 क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को नजर आएगा कि किस धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए ए बी का मौसों और लौसों किसके बराबर होगा? मौसों निम्नलिखित में से ए बी का मौसों गुना लौसों ए और बी में किसके बराबर होगा? देखिए तो देखिए जो है वो रहा मौसों गुना लौसों पूछ रहा है, मौसों गुना लौसों। तो जानते हैं कि ए बी मान लीजिए कोई संख्या, ये 2 और मान लीजिए 3 है, तो इसका मौसों कितना होगा? तो इसका मौसों हम लोग जान रहे हैं कि मौसों कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लौसों कितना आ जाएगा? ये दोनों का गुना हो जाएगा, 2 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 3 6 हो जाएगा। यानी कि मौसों तो हमेशा 2 अलग अलग संख्याओं का मौसों तो हमेशा 1 होगा, लेकिन लौसों क्या होगा? ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, ए गुना बी, यानी कि दोनों का गुणनफल। जो भी संख्या हो, पी हो, क्यू हो, ए बी सी कोई अक्षर हो, अगर 2 अलग अलग हो तो मौसों हमेशा 1 होगा, लेकिन लौसों क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुना होगा। तो ऑप्शन में देखिए तो ये गुना वाला कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है? घात 1 वाले बहुपद को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। घात 2 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? उसको द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। घात 3 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। आप लोग को समझ में आ रहा है कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, घात 2 वाले को द्विघात, घात 3 वाले को त्रिघात। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 जो है, 4 देखा था कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो घात यानी कि 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात 3। तो देखिए ax² bx+c x+d, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमने देखे। पूछेगा द्विघात का क्या होता है? तो एक ax² bx+c, ये होगा द्विघात के लिए। अगर बोलेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का है तो इक्वल टू 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन बहुपद के लिए पूछेगा तो बहुपद का होता है ax² bx+c, लेकिन समीकरण बोले तो 0 इक्वल टू पुट करना जरूरी है। द्विघात के लिए ये होता है, कंडीशन पूछता है द्विघात के लिए व्यापक रूप, स्टैंडर्ड मानक रूप या मानक रूप भी इसको बोलते हैं, मानक रूप बोलता है। या तो द्विघात का व्यापक रूप या मानक रूप ये हो जाएगा x² bx+c, लेकिन त्रिघात के लिए ax³ bx² cx+d हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 5
बोल रहा है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, 3/4, तो कॉस ए का मान देखिए। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो हम लोग कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण। तो हम लोग को पहले कर्ण निकालना होगा। देखिए कर्ण बराबर का होता है, कर्ण बराबर का होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 यानी कि 5 हो जाएगा। आप लोग को याद रखना होगा 3 4 रहेगा तो 5 आता है। तो कर्ण का मान कितना हो गया 5, कर्ण यानी कर्ण आधार कितना हो गया 4, 4 बटा में कर्ण का मान 5। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर देखिए, एक मिनट कहीं प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये साइन थीटा लंब बटा में का होता है आधार ना, साइन साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर हम लोग को हो जाएगा, साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। हम लोग को आधार निकालना है। कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो हम लोग को आधार लिया, कर्ण तो दिया है 4, तो हम लोग आधार निकालेंगे। आधार बराबर का हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा, आधार बराबर हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो आ गया √7 आ गया। तो √7 बटा में कर्ण कितना है 4, √7 अपन में 4, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है फॉर्मूला पर आप लोग को याद रहे तो बहुत क्वेश्चन पर। tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर देखिए tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, ऑप्शन नंबर ए सही है। tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। कुछ sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cosec थीटा, कहता है cosec ए चाहे थीटा। cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec होता है, क्या है अभी देखिए था, sec 90 माइनस थीटा cosec, cosec 90 माइनस थीटा sec होता है। cos का होता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin, sin थीटा, sin थीटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष से दूरी, दूरी मतलब यहाँ से इधर जाइए चाहे यहाँ से इधर जाइए, एक्स अक्ष से दूरी तो हम लोग वाई की तरफ जाएंगे ना, वाई की तरफ। एक्स अक्ष से दूरी पूछे, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो उसको भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को पूछे तो भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को पूछे तो कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। लेकिन पूछ रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो निकलेगा वो वाई का ही मान निकलेगा, वाई का, तो आप बोलेंगे उसको कोटि बोलेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष से दूरी पूछे, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, तो वो हम लोग का क्या किसका मान निकल रहा है, भुज का ही कर रहा है, तो भुज कहते हैं। वाई अक्ष से दूरी पूछ लेता उसको बोलेंगे, वाई अक्ष से पूछेगा तो भुज बोलेंगे, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि, पूछे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हम लोग का, ये भी फार्मूला पर है। पूछ रहा है फार्मूला क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है πr², क्या होता है πr²। देखिए 2πr क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि होता है, क्या होता है परिधि होता है, 2πr होता है, वृत्त का परिधि 2πr, क्षेत्रफल का होता है πr² होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, क्या कहलाता है त्वरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्नलिखित किस प्रकृति के लिए। तो यूक्लिड विभाजन जो है ना हम लोग हमेशा किसके लिए निकालते हैं, मॉसो के लिए निकालते हैं, किसके लिए, मॉसो के लिए, HCF के लिए हमेशा यूक्लिड विभाजन निकालते हैं। अब देखिए यूक्लिड विभाजन थोड़ा सा चलते हैं। यूक्लिड क्या कहते हैं, यूक्लिड जो वैज्ञानिक थे वो कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर, जहाँ आर का मान वो ग्रेटर देन, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे आर जो है वो 0 से
जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, लेकिन बी से छोटा। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। जो आर है जीरो से बड़ा है और जीरो के बराबर, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। किसके लिए? मॉसो के लिए हम लोग यूक्लिड पैटर्न निकालते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन 11 देखिए, कह रहा है एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं, तो ये कोई हल नहीं के लिए क्या कंडीशन होता है? कोई हल नहीं के लिए A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2, तो ये बराबर नहीं होता है। यूक्लिड विभाजन में बोलता है कि ये बराबर नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 जो हम लोग का है ना, बोला tan 45 का मान, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। cot 45 का भी बोले, cot 45 का भी तो कितना होता है? 1 होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, cosec स्क्वायर ए माइनस 1, 13 नंबर क्वेश्चन, cosec स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है जी? 1 होता है। तो हमको वही देखिए कॉसेक स्क्वायर, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस। देखिए कॉसेक स्क्वायर -1 और उधर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर होता है। और पूछे कि ये देखिए माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर का बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर पूछे 1 प्लस कॉट स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर पूछे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, तो हम लोग को मेन फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। आप लोग का मेन फार्मूला क्या है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है? 1। आपको जिधर भी पूछे उधर उसको घुमा के हम लोग लिख देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 जो है, बोला कि tan 60 डिग्री कॉट। अब देखिए tan का उल्टा क्या होता है? 60। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए? 90 आ जाए। देखिए 26 और 64 जोड़ेंगे कितना आएगा? 90 आएगा। अगर tan का उल्टा कॉट दिया रहा है 26 जितना भी दिया रहा है उसको जोड़ने पर 90 आ जाए, तो हमेशा कितना होता है? 1 है। अगर साइन का उल्टा दिया रहा है कॉस नीचे में, अगर ये दोनों को यहाँ पर थीटा जोड़ने पर 90 आ जाए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर सेक का उल्टा दिया रहा है नीचे कॉसेक, कॉसेक कॉसेक, अगर ये एंगल दोनों जोड़ने पर 90 आ जाए तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम लोग कितना मान हो जाएगा? हमें आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। उस समय 2014 में देखिए 2014 का पेपर है। 2014 में बहुत कम ऑब्जेक्टिव आते थे और सब्जेक्टिव भी आते थे। देखिए ये किसका सूत्र है? देखिए M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2। अभी भी कहीं कहीं M1 की जगह पर M देता है, M2 की जगह पर N दे देता है। और M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस N2 क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र। फार्मूला याद रखिए, बहुत क्वेश्चन क्लियर होगा मैथ में। विभाजन सूत्र, मैट्रिक उतना भास्ट नहीं है, फिर भी फार्मूला और कुछ थ्योरी है। विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको। M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, ये हो गया x वाला पोर्शन हम लोग का। M1 y2 M2 y1 बटा में M1 प्लस M2, ये हो गया हमको y वाला पोर्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए P दिया है x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी बोलते हैं, दूरी सूत्र इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखिए दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट x1 माइनस x2 कीजिए, चाहे x2 माइनस x1 कीजिए, बात वही आएगा, दोनों में से वही आएगा। जो करना है वो कर सकते हैं। चलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये दूरी सूत्र हो गया। अब x2 x1 का भी कर सकते हैं और y2 y1 में कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं दूरी सूत्र। पूछा दूरी तो दूरी सूत्र होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं कि दो त्रिभुज संगत कोण बराबर, संगत भुजा एक ही अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या कहते हैं? देखिए जब जब दोनों संगत कोण, देखिए ये तो दो त्रिभुज हो गया, ये दो त्रिभुज हो गया,
संगत कोण मतलब ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर। संगत कोण बराबर होगा, बोल रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब ये भुजा ये भुजा अपन में, ये भुजा अपन में, ये भुजा अपन में, ये भुजा। अगर ये कंडीशन दिया रहो तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। समरूप त्रिभुज बोलते हैं। कौन त्रिभुज? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। एक समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो इस परिमेय को किसने प्रमाणित? देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये 18 के लिए देखिए, ये समकोण त्रिभुज बोले कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये कोण 90 डिग्री रहता है। पूछेगा कि इस परिमेय का बोलते हैं, किसने परिभाषित किया था? पाइथागोरस जी ने। इसीलिए इस परिमेय का बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं ना, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय में एक कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री जरूर होना चाहिए। ये बड़ा भुजा का स्क्वायर शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोला जो है वह अर्धगोला का वर्ग पृष्ठ पर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 गुना 22 बट्टा में पाई का मान 22 बट्टा में 7 आर स्क्वायर मतलब 3.5 गुना 3.5 हो गया, करा देंगे 7 पचे 35 यानी कि 0.5। 22 दूनी के 44 हो गया। 44 में 5 से गुना करेंगे, 5 के 20 के 2, 5 के 20 के 0, 5 के 20 2 22, कितना आ गया? 22 आ गया। फिर 22 में 35 से गुना कर देंगे, 35 में 22 से, 2 5 10 की 0 हासिल लेंगे, 2 3 6 1 7, फिर 2 5 10 की 0 हासिल लेंगे, तो 3 1 7, कितना जाएगा? 0 7 7। एक अंक बाद 10 बैठाएंगे, एक अंक नहीं 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। देखिए यहाँ पर एक अंक और नहीं, एक अंक बाद बैठाएंगे तो कितना जाएगा हम लोग का? 77 आ जाएगा। कितना जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 20 का क्वेश्चन। 19 का अगला क्वेश्चन 20 देखिए। 20 देखते हैं हम लोग। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है? तो ये हमेशा 1 होता है। देखिए इस तरह पूछे PE प्लस PE डैश इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यानी कि निश्चित घटना और अनिश्चित घटना का योग कितना होता है? 1 होता है। अगर पूछे प्रयोक्ता कहाँ से कहाँ तक लाइज करता है तो P जो है 0 से 1 के बीच में लाइज करना चाहिए। हमारा प्रयोक्ता कितना बीच में? 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो ये ठीक है फ्रेंड। 20 क्वेश्चन के बाद हम लोग 21 22 बात कर 20 के 21 बात करेंगे, 22 बात करेंगे अगले क्वेश्चन में, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, आप लोग को देखने में बहुत आसानी हो और आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।